गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू फुल फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइएगा। और ये यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। यदि आप में से किसी को भी या आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। हमने आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया था, इसको बार बार जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता दीजिए। ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। तो आर्टिकल 14 में हमने देखा था राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और साथ ही साथ ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब इन आई ऑफ लॉ एवरी पर्सन क्या है, इक्वल। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, उसकी किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन ना हो, साथ ही साथ उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उसके कास्ट, सेक्स, कलर के आधार पर, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, एक प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है इन आई ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था रूल ऑफ लॉ, जिसमें डाइस ने 3 मीनिंग दिए हैं या 3 मीनिंग दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ के या रूल ऑफ लॉ के। क्या है, सुपरमेसी ऑफ लॉ की सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, लॉ है सुप्रीम। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। और हमारे इंडिया में फर्स्ट और सेकंड रूल ही क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। फिर हमने देखा था कि कुछ एक एक्सेप्शन भी है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, किन किन लोगों को एक्सेप्शन दी गई है। तो हमारा जो आर्टिकल 359 है वो ये कहता है कि यदि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुई है, मतलब इमरजेंसी लगी है किसी भी स्टेट में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल या इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, तो उस टाइम सारे ही आर्टिकल, जो आर्टिकल 14 भी जो है क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद कोई भी पर्सन जो है वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ मेरे राइट की वायलेशन हुई है, और कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, मोहम्मद जी के अलावा कौन कौन है क्लास में? और आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ये कहता है कि ऑल पर्सन, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक पर्सन को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, आर्बिट्रेरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम मोस्ट ऑफ केसेस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, जहां पर एक एरिया है, यदि एक एरिया में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे, मतलब फाइनेंशियली जो है वो काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन है उनकी, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कास्ट हैं जो कि जिनकी इनकम बहुत लो है, और इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और उनको कुछ एक रिजर्वेशन देते हैं ताकि इक्वलिटी आ सके लोगों में। ठीक है, और डेवलपमेंट हो सके। ये बताया था कि टेस्ट कैसे हो सकता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, तो जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक केस देखा था हमने एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का, डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, बच्चन सिंह का, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अभी बताओ कि यहां तक किसी को कोई डाउट था? ठीक है, जल्दी से बता दो, फिर नया स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 15। जल्दी से बता दो कौन कौन है क्लास में। यहां तक जितना हमने अभी तक कर लिया बिल्कुल सही है, समझ आ गया है। आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं। ये जो आर्टिकल 15 है, व्हाट इज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, किस ग्राउंड पर,
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 कहता है। ये आर्टिकल ये भी बताता है, द आर्टिकल स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन दिस ग्राउंड, कि जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन ग्राउंड्स पर। किन ग्राउंड्स पर? रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, ठीक है, इस ग्राउंड पर किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड दिए गए हैं, एंड ऑल्सो एम्पावर द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन, और ये पावर भी दी गई है स्टेट को कि आप जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, ताकि एडवांसमेंट हो सके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, मतलब उनकी डेवलपमेंट की जाए। जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कुछ एरियाज हैं, या सोशली बैकवर्ड क्लासेस के कुछ ऐसे पीपल हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली कमजोर है, तो उनकी जो है वो डेवलपमेंट हो सके, इसलिए जो है वो स्टेट अपने रूल बना सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मैटर इन द मैटर रिलेटेड टू एक्सेस टू द पब्लिक प्लेस, ठीक है। ये आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 15 है, वो ये कहता है कि दुकानें और होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर तक पहुंच से संबंधित इन मामलों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे प्लेस जो कि पब्लिक के लिए बनाए गए हैं ना, ऐसे प्लेस जैसे कि कोई होटल रेस्टोरेंट है जो कि पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो वहां पर किसी भी तरह का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड्स पर। इट ऑल्सो, ये ऑल्सो प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कि हर किसी, चाहे उसकी कास्ट जो है वो मतलब कोई हाई कास्ट का, हाई क्लास ऑफ पीपल है, या तो लो क्लास ऑफ पीपल है, गरीब है, मिडिल क्लास है, तो किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड दी यूज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि आपका वाल्स हो गए, टैंक हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, ठीक है, कि इन सभी, जैसे कुआं है, टैंक है और स्नान घाट, इन सभी के उपयोग को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब हर किसी को भी रोका नहीं जाएगा कि आप जो है वो यहाँ नहीं जा सकते या आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई पर्सन क्या है, इक्वल है, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 15 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 15 क्या है? प्रमोट करना इक्वलिटी को और एलिमिनेट करना किसको? डिस्क्रिमिनेशन को। किस बेसिस पर? बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर दैट हिस्टोरिकली हैव बीन द बेसिस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस ऑफ इन इंडिया, ठीक है। कि जो हमारा आर्टिकल 15 है, इसका उद्देश्य क्या है कि क्या करना है? समानता को बढ़ाना है, इक्वलिटी को प्रमोट करना है, और ऐसे विभिन्न कारकों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है जो कि ऐतिहासिक रूप से भारत में सामाजिक असमानता और न्याय के आधार रहे हैं, ठीक है। और प्रोविजन क्या है हमारे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इसमें ये बोला है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन। किन ग्राउंड्स पर? ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एनी ऑफ दैम, इनमें से किसी भी आधार पर वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है मोहम्मद जी? और जो कोई भी क्लास में है, अंकिता पांडे जी, आपको समझ आ रहा है? जल्दी से बता दो। प्रोविजन क्या है आर्टिकल 15 के? इसमें ये बोला है कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ललिता जी, ठीक है, ओके। तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ। किस ग्राउंड पर? ओनली ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, ओनली ऑफ रिलीजन, की कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म स्थान, उसके आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व या प्रतिबंध या शर्त के अधीन जो है वो नहीं होगा, ठीक है।
एक्सेसिव जॉब, चाहे उसको शॉप में जाना हो, पब्लिक रेस्टोरेंट यूज करना हो, होटल्स में जाना हो, या पब्लिक में किसी भी प्लेस पर जाना हो, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में जाना हो, तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। यदि किसी भी सिटीजन को यूज करना हो वॉल, टैंक्स, वॉथिंग गार्ड्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो कि मेंटेन होली और पार्शियली आउट ऑफ द स्टेट फंड, जो कि मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट फंड के द्वारा, मतलब जहां पर गवर्नमेंट फंडेड होती है, वो गवर्नमेंट फंड करती है, और डेडिकेटेड है वो किस लिए, जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनाए गए हैं, तो वहां जाने से किसी भी पर्सन को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इस आर्टिकल में ये बोला है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, नए नए प्रोविजन बना सकता है, किस लिए, ताकि वुमेन और चिल्ड्रन की डेवलपमेंट हो सके, या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, या किसी भी तरह के उनके वेलफेयर के लिए नए नए प्रोविजन जो है वो बना सके, ठीक है। और आपका फोर्थ क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially or educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe। इसमें ये कहा गया है, जो हमारा आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 है, मैं कोई भी बात जो राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से जो है वो नहीं रोकेगी, ठीक है। और हमारा फिफ्थ क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल सब क्लॉज जी और आई ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by the law for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizen or scheduled caste, scheduled tribes, in so far as such provision जो कि relate करते हैं admission of education institution से, including a private institution whether aided or unaided by the state, then the minority education institution referred in the clause 1 of article 30, ठीक है। समझ आया, इसमें ये बोला कि किसी भी, चाहे वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पीपल हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, किसी भी तरह के कोई भी सिटीजन है, तो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी एजुकेशन बैकवर्ड या ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उसके साथ कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ यदि वो कहीं एडमिशन लेने जा रहा है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहा है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशन और आपका पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो वहां पर उसके साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और हमारा 6 क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और द क्लॉजेस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent from the state making, कि इस अनुच्छेद या आपके आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 या क्लॉज आई या अनुच्छेद हमारे 29 या उसके सब क्लॉज 2, हाँ, मैं ऐसी कोई भी बात जो है वो राज्य को बनाने से नहीं रोकेगी, कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन बनाना है उनको फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो कि ये जो नया प्रोविजन आया है, ठीक है, आप देखेंगे पहले हमारा ईवीएस नहीं था, ठीक है, ईवीएस सॉरी, हाँ, ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए, अब तो देखो अपना सर्टिफिकेट बनाया जाता है ईबीएस का, उसकी रिजर्वेशन दी जाती है, 10% रिजर्वेशन दी जाती है, तो पहले था नहीं, ठीक है। इसको ऐड किया गया है क्लॉज 4 और 5 में, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। और सब क्लॉज 2 में ये बोला, बी में ये बोला है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन other than classes mentioned in clause 4 and 5, ठीक है, कि हम यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां पर बोला है हम ईवीएस जो आपके सर्टिफिकेट बनते हैं ना ईडब्ल्यूएस के, वो किसके मतलब किनके नहीं बनेंगे, सिर्फ उन कास्ट के बने, तो उन लोगों के बनेंगे जिनको अदर देन रिजर्वेशन नहीं दी गई है क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में। क्लॉज 4 और 5 क्या बात करते हैं, ओबीसी, एससी एंड एसटी के अलावा, ठीक है, इसके अलावा
आपके ईवीएस के सर्टिफिकेट उनके बनते हैं जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि जनरल के पीपल होते हैं जिनको बाकी जगह रिजर्वेशन नहीं दी जाती, तो वहां पर उनको ऐसे कोई लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है, 10% रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिशन, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड मैटर हो या किसी को एडमिशन करवानी हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वेदर चाहे वो एडेड हो गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं भी, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, हाँ जनरल और ओपन, हाँ जी हाँ जी मोहम्मद जी, और उनको 10% रिजर्वेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। देखो कि ओबीसी में 27% मिलती है ना, तो यहाँ ये बोल दिया कि ओबीसी को भी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससी एसटी को भी दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, 10% जो है वो हम उन लोगों को देंगे जो कि इन कैटेगरीज में नहीं आते और जो क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी ये बोला गया है कि ऐसे मतलब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, या चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे पब्लिक है, चाहे वो एडेड है, चाहे वो फंडेड है स्टेट के द्वारा या नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं ना, स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेजेस को जो है वो गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। कई जगह जो है वो हाफ फंडेड होती हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है चाहे एडेड है चाहे अनएडेड है, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का कहीं भी आप किसी भी ने भी एडमिशन लेना हो तो उनको रिजर्वेशन मिलती है। और इसके अलावा अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि रेफर किए गए हैं, रेफर टू द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30, ठीक है। और विच इन द केस ऑफ रिजर्वेशन वुड बी एडिशन होगी, ठीक है। और उनको रिजर्वेशन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 10% की ऑफ द टोटल सीट ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है, मैक्सिमम 10% मिलेगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल 60 and for the purpose of this article and article 16 economically weaker section shall be such may be notified by the state from time to time on the basis of the family income or indicators of economic disadvantages, ठीक है। कि ये ईवीएस जो फैसिलिटी है ये उन लोगों को मिलेगी, ये रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगी जो कि जिनकी इनकम ये डिसाइड की जाएगी किस पर, इनकम के बेसिस पर, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो उन लोगों को रखा जाता है इस कैटेगरी में जिनकी परिवार की आय जो है वो कम है, आर्थिक जो है वो हानि के अन्य संकेतों के आधार पर जो है वो समय समय पर राज्य जो है क्या कर सकता है, अपनी अधिसूचना के द्वारा, मतलब एक ऑफिशियल गजट के द्वारा जो है वो कि ऑफिशियल गजट के द्वारा जो है वो क्या बना सकता है, अपनी नोटिफिकेशन बना, मतलब नोटिफिकेशन दे सकता है अपनी स्टेट में, किसी भी तरह का प्रोविजन कोई भी बना सकता है, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो मेरे को बता दीजिएगा। अभी देखो हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, 3 में क्या दिया है, 4 में क्या दिया है, 5 में क्या दिया है, 6 में भी दे दिया है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जो है, ठीक है, उसका सब क्लॉज ए है वो बात करता है ईवीएस का, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यदि कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि स्टेट दैट which include the government and its institution, कि गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो, और मतलब एक राज्य और उसकी गवर्नमेंट, ठीक है, एक राज्य जिसमें सरकार और अन्य संस्थाएं जो भी इंस्टीट्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी किसी भी सिटीजन के साथ, किस बेसिस पर, बेसिस ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इस आधार पर। दिस मीन स्टेट कैन नॉट ट्रीट, कि स्टेट जो है वो, राज्य जो है वो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करेगा किसी पर्सन के साथ जो कि क्या है, अनफेयरली बेसिस पर किसी भी तरह से जो है वो गलत ट्रीट नहीं करेगा, इन ग्राउंड्स पर, जो कि क्या बताते हैं, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पर किसी भी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट कैन नॉट डिनाई,
जो स्टेट है वो किसी भी तरह का मतलब डिनाई नहीं कर सकता किसी भी इंडिविजुअल जॉब, एडमिशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी को रोक नहीं सकती, ठीक है, कि आप इस पर्सन को एडमिशन मत दो किसी भी इंडिविजुअल को जॉब में, एडमिशन ऑफ और टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या किसी भी पब्लिक सर्विस को एक्सेस करना हो, ठीक है। तो किसी भी आधार पर किसी भी ग्राउंड पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर बिल्कुल भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और किसी को भी रोका नहीं जाएगा। केस देखेंगे, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत जो है एक लैंडमार्क केस है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये डील करता है विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। देखो अभी तो रट गया होगा कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जो है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट में क्या क्या आता है, स्टेट में गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो किसी भी तरह से किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, पिटिशन कोर्ट, पिटिशनर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट ऑफ मध्य भारत। इसमें क्या हुआ था कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने मध्य भारत राज्य के द्वारा जारी किए गए एक आदेश को संवैधानिक वैधता, मतलब एक आदेश के एक ऑर्डर पास हुआ था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है वो चैलेंज किया था, जिसमें ये बोला गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों के आरक्षण का प्रावधान था। याचिकाकर्ता ने, जिसने पिटीशन फाइल करी थी, उसने ये आर्गू किया, ये तर्क दिया कि आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 का जो है वो उल्लंघन करता है, जो कि धर्म और नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो को प्रतिबंधित करती है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट हेल्ड करी और ये कहा, ये आदेश दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 15 जो सब प्लस 1 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड जो कि मेंशन किए गए हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, रेस, ठीक है। इन ग्राउंड्स पर किसी भी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट, बट ये जो है वो ये इस बात के लिए प्रोहिबिट नहीं करता स्टेट को कि आप जो है वो कोई भी नया प्रोविजन जो है वो नहीं बनाएंगे फॉर द एडवांसमेंट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि रिजर्वेशन ऑर्डर जो है वो वाज अ स्पेशल प्रोविजन जिसका एम क्या है, प्रमोट करना एजुकेशन एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाज therefore valid under the article 15 sub clause 1, ठीक है। देखो इस केस में क्या हुआ था कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये केस था, यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा जो है वो उठाया गया था। तो यहाँ पर जो पिटिशनर थी उन्होंने चैलेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया था आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी तरह से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, किस ग्राउंड पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। बट ये आर्टिकल ये भी कहता है कि आप स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, यदि कोई भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है तो उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई नया प्रोविजन बना सकता है, कोई नई पॉलिसी बना सकता है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो रिजर्वेशन है वो क्या है, किसी भी तरह का जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और वैलिड है अंडर आर्टिकल 15 सब प्लस 1, ठीक है। कि कोर्ट ने ऑल्सो ऑब्जर्व किया द क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पज, ये जो क्लासिक और कोर्ट ने इसी केस में ऑब्जर्व किया कि ये जो क्लासिफिकेशन की जा रही थी ना बैकवर्ड क्लासेस की को रिजर्वेशन देने की, ये इसका पर्पज क्या था, फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस को कम करना है और उनकी डेवलपमेंट करनी है। एडिशनली द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो मस्ट बी बेसिस एंड नीड ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए। जो भी यदि कोई भी गवर्नमेंट जो है, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी क्या करती है, कोई ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी बना रही है, ठीक है, तो वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए,
वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, जो कि फ्लेक्सिबल हो, मतलब जो कि जरूरी हो, किस लिए, इकोनॉमिकली और सोशली जो भी लोग हैं उनको, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। समझ आ गया ये वाला केस? ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आ गया? मोहम्मद जी के अलावा कोई नहीं बता रहा है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट केस है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह। इन दिस केस में क्या हुआ था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह 1969 का केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डील किया विद द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस बेस पर, रेजिडेंस के बेस पर, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह के केस में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किस बेसिस पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। द केस इन्वॉल्व रूल मेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। इस केस में क्या था कि जो रूल बनाए गए थे वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, और दैट ओनली द कैंडिडेट हु हैड बीन रिजाइड। इसमें ये बोला गया था कि इस मामले में राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को शामिल किया गया था। इसमें ये बोला कि केवल वही उम्मीदवार जो कि एक निश्चित अवधि तक जो है वो कहाँ रहे हैं, राजस्थान स्टेट में रहे हैं, वही इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जो है वो मतलब यदि वो एडमिशन लेना चाहेंगे तो वही एलिजिबल होंगे, अदरवाइज बाहर की स्टेट जो है वो कोई भी एलिजिबल नहीं है, जो वहां नहीं रहते हैं राजस्थान में, वो लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया द गवर्नमेंट रूल, ये क्या करता है, वायलेट कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट का रूल, जो हमारी स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा जो रूल बनाया जा रहा था, ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इस आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये रूल क्या है, वॉज डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसको एक्सक्लूड करना चाहिए नॉन रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट, ठीक है, कि हम इस बेसिस पर आप जो है वो एडमिशन मत लीजिए जो कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस बता, बल्कि आप इस बेसिस पर जो है एडमिशन लीजिए जो कि क्या है, मेरिट, ठीक है, कि आप मेरिट के बेस पर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये केस? ठीक है, यहां पर देखो एक और इसी केस में कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया था कि जो रूल वाज कवर अंडर द एक्सेप्शन ऑफ प्रोवाइडेड, जो आर्टिकल 15 सब प्लस 3 follow which allow the state to make a special provision for the women and children। अदालत ने ये भी कहा जो आर्टिकल 15 है सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि ये जो यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस का रिजर्वेशन जो है दिया जा रहा था उन मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, तो ये जो है वो इस अपवाद के अंदर भी कवर नहीं होता, कि जो कि ये बोला गया है आपके आर्टिकल 15 सब प्लस 3 में ये प्रोविजन दिया गया है ना कि स्टेट जो है वो कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो ये इसके तहत भी नहीं कवर होता, ठीक है, जो कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि द राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी लिमिटेड। जो इसमें ये कहा कि शिक्षा के मामले में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ये जो आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें अदालत ने ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है एक कुशल व्यक्ति का एक क्या बनाना है, एक लाइफ बनानी है, और आप क्या करोगे, किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं करोगे। हाँ, आप एडमिशन ले सकते हो किस बेस पर, आप जो है वो मेरिट के बेस पर एक क्राइटेरिया रखो कि जो आपके पर्टिकुलर टेस्ट या उसके मार्क्स अच्छे होंगे तभी उसको एडमिशन मिलेगी, तो वो हो सकता है। लेकिन आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो ये तो गलत चीज है ना, ठीक है। आर्टिकल 15 सब प्लस 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 15 सब प्लस 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट that prohibit discrimination against any citizen of India solely basis of religion, caste, sex, place of birth or any of them, ठीक है।
ये बोला है कि जो भारत के संविधान में हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है, वो एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ यदि उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसको प्रतिबंधित करता है, उसको प्रोहिबिट करता है कि इस तरह का कोई भी किसी ग्राउंड पर किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये प्रोविजन जो है वो प्रोहिबिट करता है एनी सिटीजन को फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी और लायबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑफ दीज ग्राउंड्स। ठीक है, और ये प्रोविजन जो है वो इस बात के लिए भी किसी भी नागरिक या इन आधारों पर जो है वो किसी भी तरह की विकलांगता, दायित्व और प्रतिबंध या शर्त के अधीन जो होने से रोकता है। जो हमारा क्लॉज, देखो ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है ना, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है जी। ये कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यदि किसी को एक्सेसिव शॉप, मतलब किसी शॉप में जाना है, आपको सार्वजनिक शॉप में जाना है, यदि आपको किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना है, होटल में जाना है, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, किसी भी प्लेस में जाना है जो कि पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए, पब्लिक के लिए बनाए गए, तो आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस मीन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाई, किसी भी सिटीजन को जो है वो रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक को उनके धर्म, नस्ल, जाति की या जन्म या उनमें से किसी के आधार पर भी जो है वो रोका नहीं जाएगा और किसी भी तरह से उनको जो है वो प्रोहिबिट नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इनको साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और क्लॉज बी क्या कहता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यदि आप यूज करना चाहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज को, जैसे कि आपके वॉल्स हो गए, कुएं हो गए, टैंक्स हो गए, वॉकिंग घाट्स हो गए, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स, ठीक है, जो कि मेंटेन किए गए हैं चाहे होली या पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंडेड के द्वारा, स्टेट फंड के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह की किसी भी फैसिलिटी को यूज करना चाहते हैं तो आपको जो है वो रोका नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, यदि आपको यूज करना है पब्लिक फैसिलिटी, कोई भी, चाहे आप कुएं में जा रहे हो, किसी भी टैंक में से पानी लेना है आपको, या वॉकिंग गार्ड में जाना है, किसी भी तरह से यदि आप पब्लिक रिजॉर्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इस के लिए डिस्क्रिमिनेट, यदि आपके साथ कोई भी भेदभाव होता है तो ये आर्टिकल जो है आपका प्रोहिबिट करता है। दिस मीन नो सिटीजन कैन बी डिनाई, किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा एक्सेस करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज को, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये कहता है स्पेशल प्रोविजन बना सकती है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, डिस्पाइट द जनरल प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। ठीक है, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 आपको याद करना है कि इसमें स्टेट को बोला गया है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है अपने स्टेट के लिए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। इस प्रोविजन में ये बोला गया है, द प्रोविजन रिकॉग्नाइज द वुमेन एंड चिल्ड्रन have historically been disadvantages, और इस प्रावधान में ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण ऐतिहासिक रूप से वंचित या हाशिए पर रखा गया है, और उनके कल्याण को, मतलब इसका पर्पस बताया गया है कि हम क्या करेंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए। ठीक है, उनको सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उनको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट देयर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट के लिए जो है हम क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये बोलता है, परमिट करता है, परमिशन देता है किसको, स्टेट को। वही हमें बहुत डिटेल में यहाँ नोट्स दिए गए, तो आपको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हर एक प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा यदि आप बहुत डिटेल में इसको समझते हो। आर्टिकल 15 सब प्लस 3 जो है वो परमिट करता है स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए विदाउट वायलेटिंग ऑफ अ फंडामेंटल राइट, बट आप जो है वो कोई भी ऐसा, मतलब स्टेट जो है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ
वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या बनाएंगे, स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, पर विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी गारंटेड टू ऑल सिटीजन। ठीक है, कि हम प्रोविजन तो बनाएंगे लेकिन समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किए बिना। ठीक है, ऐसे विशेष प्रावधान करने की जो है वो अनुमति दी गई। स्पेशल प्रोविजन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे तो स्पेशल प्रोविजन में क्या इंक्लूड होता है, पॉलिसीज और प्रोग्राम जिसका एम क्या है, अपलिफ्ट करना वुमेन को और चिल्ड्रन को, कि उत्थान करना है हमें किसका, वुमेन और चिल्ड्रन का। और ऐसी रिजर्वेशन जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस। ठीक है, कि हम जो स्पेशल प्रोविजन बोलते हैं कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे वुमेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो स्पेशल प्रोविजन में क्या आता है, स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड करता है पॉलिसीज प्रोग्राम जिसका एम क्या है, अपलिफ्ट करना वुमेन को और चिल्ड्रन को, और रिजर्वेशन देना इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एज वेल एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, की किसी भी तरह से हिंसा और भेदभाव के विभिन्न रूपों के खिलाफ जो है वो सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? समझ आ गया है? यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है 1954 का, जिसमें अपिलांट को क्या किया था, चार्ज किया था विद अडल्ट्री। ठीक है, इस केस में अंडर आर्टिकल 497 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 द केस ये रेज्ड हुआ था, द इशू ऑफ वेदर द सेक्शन 497 वाज कॉन्ट्राडिक्टरी है विद आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया था, जो अपील करता था, जिसने की अपील करी थी, इस पर एलिगेशन लगे थे कि इसने आर्टिकल 497 के तहत अडल्ट्री जो है वो, ठीक है, इसको अडल्ट्री के लिए जो है वो चार्ज किया गया था अंडर आर्टिकल 497 के तहत। ठीक है, तो इस केस में क्या इशू उठा था कि ये जो आर्टिकल 497 है क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन करता है आपका आर्टिकल 14 और 15 के बीच में। तो आर्गुमेंट वाज मेड अंडर सेक्शन 497 स्टेटेड दैट ओनली मैन could commit adultery and that woman could not be punished or abetted, which raise a question of discrimination on the basis on gender। ठीक है, क्योंकि इसमें ये आर्गुमेंट किया गया था कि जो आर्टिकल 497 है उसमें केवल सिर्फ अडल्ट्री के लिए जो है वो, अडल्ट्री यदि कमिट की जा रही है मैन के द्वारा तो उन्हीं को जो है वो दंडित नहीं किया जाता है, महिलाओं को दंडित नहीं किया जाता यदि महिला इस तरह का काम कर रही है। ठीक है, जो कि किस के आधार पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर जो है वो भेदभाव को सवाल उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ एवर इट इज नोटेड दैट द क्लोज 3, यहाँ पर बोला गया है जो हमारा क्लॉज 3 है जो हमने अभी डिस्कस किया, आर्टिकल 15+3 अलाउ करता है स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, किस लिए, इंडिकेटिंग दैट द प्रोविजन वाज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट सच प्रोविजन, कि भले ही हमारा आर्टिकल 15+3 जो है वो अलाउ करता है कि स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाओ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल प्रोविजन बनाओ। ठीक है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि ये प्रावधान ऐसे प्रावधानों को रोकने का इरादा जो है वो नहीं, मतलब इस तरह के कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, अडल्ट्री जैसे कि ऑफेंस कर रहा है कोई पर्सन या वुमेन भी कर रही है, तो इसको प्रिवेंट नहीं करता सच प्रोविजन। तो it was also argued the article 15+3 should not interpreted as वुमेन फ्रॉम क्राइम। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 15+3 है वो ये कहता है अपराधों से महिलाओं को बचाने के रूप में जो है वो व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर मोर ओवर द अपीलेंट वाज नॉट एन इंडियन सिटीजन, यहाँ पर ये भी था कि जो इसने अपील करी थी वो इंडियन सिटीजन नहीं था, और भारतीय नागरिक अनुच्छेद 14 एंड अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अधिकारों का आह्वान कर सकते हैं। नतीजन क्या हुआ था,
इस अपील को क्या हुआ, डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो अपील करता था ये सिटीजन नहीं था इस कंट्री का। ठीक है, परमजीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 का केस है। इसमें पिटिशनर वाज इलेक्टेड, यहाँ पर जो पिटिशनर था वो इलेक्ट हुआ था पंच के रूप में फॉर अ रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, यहाँ पर याचिकाकर्ता ने को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के लिए पंच के रूप में चुना गया था। आप जानते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं चाहे वो पंचायत के हो, म्यूनिसिपैलिटी को के हो, उसमें रिजर्वेशन दी जाती है SC and ST कास्ट को, OBC को, आपकी मेल फीमेल को, इस तरह से रिजर्वेशन दी जाती थी। तो इस केस में भी क्या हुआ था, जो पिटिशनर थी उसको इलेक्ट किया गया था, पंच बनाया था उसको। ठीक है, गांव के पंच होता है ना। ठीक है, यदि आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते होंगे तो वो वहां पंच नहीं होते, वहां वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर ही तो बोलते हैं पंच को भी, वार्ड मेंबर ही तो बोलते हैं ना। हाँ, सरपंच। तो यहाँ पर इस वुमेन को जो है वो इलेक्ट किया गया था, रिजर्व सीट फॉर वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो पिटिशनर ने चैलेंज किया इलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 एज सरपंच और क्लेम किया शी वॉज नॉट एलिजिबल इन कंटेक्स्ट फॉर द रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन एज शी वॉज इलेक्टेड ओनली द पंच फॉर अ रिजर्व सीट ऑफ SC वुमेन। ठीक है, यहां पर जो याचिका करता है ने प्रतिवादी संख्या 5, ठीक है, वहां के एरिया का होगा, मतलब वहां इलेक्शन हुए थे, वहां पर जो प्रतिवादी नंबर 5 था उसे सरपंच के रूप में चुनाव को जो है वो चुनौती देते हुए दावा किया था कि ये अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी, क्योंकि वह अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के केवल पंच के रूप में चुनी गई थी। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, ठीक है, तो इसके लिए ये बोला था कि ये वुमेन जो है वो इनएलिजिबल है। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि यदि सीट दी गई है सरपंच फॉर अ विलेज वाज रिजर्व्ड है वो SC कास्ट के लिए, देन बोथ मैन एंड वुमेन दोनों ही बिलोंग करते हैं वो किसी कैटेगरी से, देन कुड स्टैंड फॉर इलेक्शन ऑफ सरपंच पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि बीइंग अ शेड्यूल कास्ट का कोई पर्सन होना चाहिए और रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ पंच। ठीक है, कि आपका रीजनेबल क्राइटेरिया क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि वहां उस टाइम कौन सी पोस्ट निकली थी, मतलब कौन सी रिजर्वेशन थी कि SC से होना चाहिए पर्सन, शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, और ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि उस जुरिस्डिक्शन, जितना वो एरिया था सरपंच का उससे आता हो, मतलब उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर का ना हो। और देयरफॉर द इलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 सरपंच का क्या था, इलेक्शन क्या है, वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कि स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड STs के लिए। जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है स्टेट को कि आप जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाओ, किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाएगा SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। ठीक है, किसके लिए, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनकी एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, और ये प्रोविजन जो है वो ओवर रूल एनी पोटेंशियल conflicts between the fundamental right against the discrimination and any affirmed action program implemented by the government to address historical social और एजुकेशनल बैकवर्ड। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कई बार जो है वो इन रिजर्वेशन को बार बार जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 15 सब प्लस 4 जो है वो क्या बात करता है, स्पेशल प्रोविजन की बात करता है SC एंड ST के लिए। देखो, जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 था वो ये कहता था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबल, मतलब स्टेट जो है वो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करेगा किन ग्राउंड्स पर, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किन ग्राउंड्स पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 15 सब प्लस 2 आया जिसमें क्या बोला कि
किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को मतलब किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एनी सिटीजन, किस बेस पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी प्रोविजन। और ये भी बोला गया कि यहाँ पर ये बोला गया कि आप स्टेट को प्रोहिबिट किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यदि कोई पर्सन किसी शॉप में जाना जाता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना जाता है, होटल्स में जाना चाहता है, ठीक है। और हमारा जो क्लॉज बी था वो ये कहता था कि आप कोई किसी भी पर्सन को यदि कहाँ जाना है, पब्लिक फैसिलिटी को यूज करना है, जैसे कि कुएं में जाना है, मतलब आप वेल, टैंक, वॉथिंग गार्ड्स और प्लेस, मतलब कोई किसी भी ऐसे प्लेस में जाना जो कि पब्लिक रिजॉर्ट है और उसको मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है, तो वो उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाएगा किसके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और ये हमने केस डिस्कस किया। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 हो गया। 15 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे किसके लिए, एससी एंड एसटी और ओबीसी के लिए, इनकी एडवांसमेंट और इनको जो है वो डेवलप करने के लिए, ठीक है। दिस मीन दैट स्टेट कैन इम्प्लीमेंट, ये इसमें ये बोला है कि जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है प्रोग्राम, पॉलिसीज, लॉज दैट प्रोवाइड द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो कि बेस्ड है किस पर, कास्ट, ट्राइब्स और इकोनॉमिक स्टेटस विदाउट वायलेटिंग द एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन जो कि आर्टिकल 15 सब क्लास 2 और सब क्लास आर्टिकल 29 में दिए गए, ठीक है। ये जो प्रोविजन है वो इंक्लूड करते हैं रिजर्वेशन दी जाएगी, हमने बोला ना कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, रिजर्वेशन देगा और प्रोविजन बनाएगा एससी और एसटी कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जो रिजर्वेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के एरिया में देनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के एरिया में देनी चाहिए, मतलब किसी जहां पर इलेक्शन का मामला आता है तब भी हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। एज वेल एज अदर प्रोग्राम जिसका एम क्या है, एड्रेस करना सोशल एजुकेशन इन इक्वालिटी जो कि फेस्ड की जा रही दीज ग्रुप के द्वारा, इसका एम क्या है, हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, किसकी हेल्प करेंगे, दीज कम्युनिटी जो कि एससी एंड एसटी और ओबीसी है, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और ये जो है वो अपने आप, ये सोसाइटी जो है, कम्युनिटीज जो है वो डेवलप हो सके, ठीक है। फर्स्टली ये केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम। समझ आ रहा है मोहम्मद जी, समझ आ रहा है जितना भी कर रही हूं, ठीक है। इस केस में क्या था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम 1951 का केस था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने इशू किया था एक ऑर्डर, द एलोकेशन ऑफ सीट इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज को किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। कि इस मामले में मद्रास सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन छात्रों को एडमिशन दी जा रही थी, उनको सीटें जो है वो दी जा रही थी जो कि क्या है, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जो 7 जज बेंच ने डिक्लेयर किया था कि ये ऑर्डर क्या है, अगेंस्ट है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडिया जो कि क्या कर रहा है, प्रोवाइड जो कि प्रोवाइड करता है कि नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। और किसी को भी एक्सेस करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि मेंटेन हो रहा है, मतलब मेंटेन किया जा रहा है किसी भी स्टेट के द्वारा, चाहे वो एडेड हो स्टेट फंड से या नहीं भी, ठीक है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम। चंपकम का आपको केस याद रखना है कि इस केस में क्या था, किस बेस पर रिजर्वेशन दी जा रही थी, कास्ट के बेस पर, कि कास्ट एंड कम्युनिटी, ऐसी कास्ट और पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को ही जो है वो सीट एलोकेट की गई थी। तो यहाँ पर जो 7 जज बेंच ने डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या है, वायलेशन है आर्टिकल 15 सब प्लस 1 की, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक और केस है सेकेंडली जसवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1952 का, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ colony solely for the Harizan was found to be violated the article 15 subclause 1
to help the socially and educationally disadvantaged citizen without violating the provision of Article 15 subclause 4 was added to the article. यहाँ पर ये दूसरा केस देखेंगे, ये जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें केवल हरिजन लोग होते हैं ना, कि हरिजनों के लिए एक कॉलोनी का निर्माण आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन पाया गया। इस केस में क्या हुआ था, एक ऐसी कॉलोनी का जो है वो निर्माण किया गया जहां सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, हरिजन लोग रहेंगे। तो ये साफ ही साफ क्या करता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन करता है, जिसमें हमने शुरू में ही देखा था कि स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किस आधार पर, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ प्लेस रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, इन बेसिस पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी साथ, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये क्या है, आपका वायलेशन कर रहा है, ये जो है वो आपका वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 15 सब प्लस 1 का, ठीक है। ये आर्टिकल 15 सब प्लस 1 के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना यदि हम ठीक है, एडिशनली आर्टिकल 15 सब प्लस 2 में ये आर्टिकल 29 सब प्लस 2 में ये मेंशन किया गया है, यदि हम आर्टिकल 15 सब प्लस 4 एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर, वही रिलीजन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज और एनी ऑफ दम कंसर्निंग एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा और जो रिसीव कर रहे हैं एड और स्टेट फंड्स, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि जो अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 है ये गैर भेदभाव के सिद्धांत का अपवाद नहीं है, बल्कि ये क्या है, समाज और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों, मतलब जो कि पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति को बढ़ावा देता है। यदि हमने आर्टिकल 15 सब प्लस 3 में क्या देखा था कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, आर्टिकल 15 सब प्लस 4 में हमने देखा कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाएगा किस लिए, एडवांसमेंट ऑफ SC ST एंड OBC के लिए। तो ये इसलिए है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इसलिए बनाए गए ताकि उन वर्गों को बढ़ावा मिल सके, उन वर्गों को मतलब वो डेवलप हो सके, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के जितने भी पीपल हैं उनको। हाँ, ये पीडीएफ अभी ये पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ मैं, आपने अनाउंसमेंट नहीं देखा होगा, लेकिन आज की क्लास का पीडीएफ जो है वो मैंने अब जो है वो क्लास से पहले जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट देखा होगा आपने कि आज की क्लास के दोनों क्लास के नोट्स जो है वो आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगे, ये अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए बोला आर्टिकल 15 सब प्लस 4 जो है वो ये कहता है कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बट ये क्या स्पेशल प्रोविजन है, किस लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके उन लोगों को जो कि किसी भी तरह से एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड रह गए हैं, जो कि पिछड़े रह गए, ठीक है। तो हम उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हाँ, पीडीएफ अपडेटेड। तो आपका फिर है नेक्स्ट एक और केस है, ठीक है, ए पेरिया कारूपन, बहुत लंबा नेम है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, 1971 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो क्लासिफाइंग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है वो किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, और was a violation of Article 15 sub clause 4 or that reservation were necessary for improving the condition of this such classes, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जाति के आधार पर किसी भी तरह का वर्गीकरण कर रहे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किसी भी तरह का वर्गीकरण कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, यदि आप बोल रहे हैं देखो कि मैंने सर से बात करी थी लेकिन सर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अब आप ही स्टूडेंट बात कर सकते हैं क्योंकि सर स्टूडेंट की बातें ज्यादा समझते हैं, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड अदर देन ऐप प्लीज, मैं किसी और ऐप में कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, देखो पीडीएफ ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा ना, मेरे को जो ड्यूटी दी गई है, मैं यहाँ किसी के अंडर जॉब करती हूँ
और मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मेरे को अलाउ किया गया है। अब आपके हाथ में है कि आप स्टूडेंट बोलेंगे तो सर अच्छे से मान जाएंगे। तो मेरे हाथ में तो इतना ही था कि मैंने उनसे बात करी थी, लेकिन सर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आप खुद बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक कल एक अंजलि पांडे जी थे, ठीक है, उन्होंने भी बोला था कि मैम यदि आपके साथ चैट में बात करनी हो तो मैंने बोला था कि आप मेरे को दूसरे जो भी अदर कोर्सेज हैं मेरे को उसका एक्सेस भी दे दिया जाए तो मैं अच्छे से आप लोगों से बात कर सकती हूँ, लेकिन सर ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब मेरे गूगल मीट पर हाँ, गूगल मीट पर ये प्रॉब्लम बताई सच में। हाँ, ये मोहम्मद जी ने बहुत अच्छा बताया कि आप गूगल मीट पर बता सकते हैं। If we don't get paid in this group is meaningless, मैम। देखो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो आपको वैसे तो नोट्स मिल ही रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है ना कि आप उसका प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हो। तो बस इतनी सी तो बात है। तो आप इतनी सी, जब अब नेक्स्ट गूगल मीट होगी जब भी, पता नहीं अब संडे को होती है, लास्ट टाइम कब हुई थी मोहम्मद जी? 2-3 दिन पहले हुई थी, ठीक है। मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपको पीडीएफ तो मिल ही रहे हैं ना। अब क्या हो रहा है कि आपको प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, इतना सा तो प्रॉब्लम है। आप गूगल मीट होगी तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी है यार। वी कैन नॉट नोट डाउन एवरीथिंग। हाँ, हर कोई मतलब इतना ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस होती है। अब मैं ही बोलूँ कि मैं आज कितनी स्लाइड्स लेके आई थी दोनों क्लासेस में, लगभग के लगभग हमारी कितनी स्लाइड्स थी? 78 स्लाइड्स हैं ये कंप्लीट। तो 78 स्लाइड्स आप लोग लिख तो नहीं सकते। सेकंड, हाँ, 2 बार गूगल मीट हो चुकी है। आप जो है वो अपना देखो, अभितेज जी परेशान मत होइए। जब नेक्स्ट गूगल मीट होगी, या तो आप 1-2 बार सर से खुद भी बात करिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। और फिर भी नहीं होता तो आप गूगल मीट में बताएंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, यदि उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी अपने इशू को रखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि जल्दी सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो आप इस बात के लिए परेशान मत होइए, बल्कि अभी जितना आपको कंटेंट मिल रहा है आप उसको, जरूरी नहीं है नोट करना, मतलब हर चीज को आप नोट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लॉन्ग में आपको नोट्स दिए जाते हैं, चाहे पेपर 1 के हैं चाहे पेपर 2 के हैं। तो आप हर एक चीज को तो अपने हर टाइम लिख तो नहीं सकते हो ना कहीं तो आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार बात कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी ये इशू आया था, लेकिन सर ने बाद में अलाउ कर दिया था, ठीक है। अभी अभी नेक्स्ट गूगल मीट होगी तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद जी कह तो रहे हैं कि 2 बार गूगल मीट हो चुकी है, और गूगल मीट में जो भी बात होती है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। गूगल मोहम्मद जी से पूछ लीजिए, यदि आप लास्ट बार नहीं थे। देखो, मैं इतना टाइम से क्लासेस नहीं ले पा रही थी, काफी ज्यादा न्यू स्टूडेंट थे, जो मैंने क्लासेस लेना थोड़ा टाइम छोड़ा था, तो मतलब उसके बाद 5 और 6 स्टूडेंट जो है वो नए ऐड हुए थे, ठीक है। तो उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बीच में फिर मेरा सिस्टम खराब हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा वेदर भी बहुत खतरनाक रहा है। यदि आप न्यूज में सुने तो हिमाचल में बहुत ज्यादा आपदा आई हुई थी। तो और उसकी वजह से इंजीनियर असाइन हुआ था, वो आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा ही खुद ही सेटिंग शूटिंग करके इसको थोड़ा ठीक किया, जिससे मैं क्लासेस ले पाऊँ। और मोहम्मद जी ने तो एकदम से जो है वो पूछ लिया था। और कोई भी स्टूडेंट है वहां अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, गूगल मीट में सभी का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो अब भी जो है, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होती है अवतेश जी। हाँ 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 हाँ, सभी स्टूडेंट बोलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। तो आप जब देखोगे, मैं तो अपनी ड्यूटीज को उतना ही जो है मैं निभा सकती हूँ जितना मेरे को अलाउ किया है। इससे ज्यादा मैं यदि आपको बोलूं कि मैं कहीं और आपको नोट्स दे सकती हूँ, तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी जो है वो मैं यहाँ अपलोड करूंगी, आपको वहीं तक मिल जाएगा। बाकी मेरी इतनी ड्यूटी नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। आप भी मेरी इस बात को समझेंगे, ठीक है। चलो, बाकी डिस्कशन बाद में थोड़ा सा रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा रह जाएगा
ठीक है, ठीक है। वैसे तो आपकी पेपर 1 की क्लास में स्टार्ट हो जाती है अभी। इस केस को कर लो, बाकी हम थोड़ा सा रहा है, क्लॉज 5 एंड 6 रहा है, ईवीएस कैटेगरी वाला एक क्लॉज रहा है, बहुत डिटेल में नोट्स है वैसे, ठीक है। आपको बहुत मतलब यदि आप इसको समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इस केस को देख लो एक बार, ठीक है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इस केस में हेल्ड किया गया था कि जो कैटेगराइज किया गया है ना बैकवर्ड क्लासेस को, इसमें ये बोला था कि आप रिजर्वेशन तो दोगे, लेकिन कभी भी रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कि आप ऐसा कर रहे हो एससी को, एसटी को और ओबीसी को या अपना ईडब्ल्यूएस के लिए, इन सभी को जो जो रिजर्वेशन दोगे, आप जितनी भी पोस्ट निकाली जाएंगी उससे 50% ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। तो इसमें याद रखिएगा, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है। एक तो किससे रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और दूसरा इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो हमारा आर्टिकल 15 सब प्लस 4 में जो बोला गया है कि आप क्या करोगे, रिजर्वेशन दोगे, आप जो है वो नए प्रोविजन बना सकते हो एससी एंड एसटी के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए। एससी एंड एसटी और ओबीसी कैटेगरीज के लिए क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन ये रिजर्वेशन कितनी नहीं होनी चाहिए, 50% से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में, ठीक है। और बाकी ये 2-3 केसेस हैं, ठीक है। और 2 क्लॉज रहे हैं, आर्टिकल 15 सब प्लस 4 और आपका आर्टिकल 15 सब प्लस 6, जो कि बात करता है आपका ईवीएस के लिए, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन बनाई जाएंगे किस लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ईवीएस के लिए, ठीक है। और ईवीएस का सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन उन लोगों को मिलती है जो कि एससी से बिलोंग नहीं करते हैं, एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये रिजर्वेशन बैकवर्ड में सब कैटेगरी बना दी थी इस केस में, हाँ बना दी थी इस केस में। और ये बोला गया था कि आप जो है किसी भी तरह की रिजर्वेशन दोगे तो आप जो है वो 50%, और आप जानते हैं बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन होती है ना वो खत्म हो जाती है यदि किसी पर्सन ऐसे हो रहा है कि कोई कोई एक फैमिली है, जैसे कि कोई फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, ये अभी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस में आती है, ओबीसी में आती है। देखो एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन खत्म नहीं होती, चाहे अब क्लास 1 में भी जो कोई जॉब ले लो, ठीक है, बहुत मुश्किल में ऐसा होता है कि आपकी एससी एंड एसटी की और रिजर्वेशन खत्म हो जाती, लेकिन ओबीसी की यदि इस फैमिली में से कोई एक पर्सन ग्रेड ए की जॉब में लग जाता है ना तो इनकी रिजर्वेशन समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये केस याद रखना है। बाकी हमारा थोड़ा सा रहा है, फिर कंक्लूजन करेंगे और इसको हम कल मॉर्निंग वाली क्लास में जो है वो समाप्त कर लेंगे। और ठीक है, हमारी क्लास होगी 7:30 पर, तो आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अभी आपकी पेपर 1 की क्लास भी जो है वो स्टार्ट हो गई होगी, 9-10 हो गए हैं। ओके मोहम्मद जी, अभितेज जी, और किसी को कोई समझ नहीं आएगा तब भी मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। और ये नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ओके। अभी बता दो किसी को कुछ समझ नहीं आया है, एक बार पढ़ना खुद। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, ठीक है। लेकिन आप दोनों क्या करिएगा, मतलब सभी जो भी रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, कहीं भी कोई डाउट होता है तो मेरे को बोलिएगा दोबारा से, ठीक है। ओके थैंक यू।